नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी दोस्त प्रयागराज लाइव में। और आज मैं फेसबुक लाइव पे आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर बताने वाला हूँ। देखिए, ये मेरा नोट्स है और मैं इसी नोट्स में आपको बताऊँगा। वाइट बोर्ड पे मैं बताने वाला था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि उसमें थोड़ा लाइटिंग ठीक नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे भी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से जैसे भी ठीक हो जाएगा मैं आपको बता दूँगा। तो ये फेसबुक लाइव पे वीडियो है और जल्द ही ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मैंने जहाँ तक बता दिया था, तो यहाँ पे मैंने नहीं बताया था यहाँ तक। और आज हम शुरू करेंगे जीरंड से। इसका पहला पार्ट का वीडियो यूट्यूब पर है, अगर आपने न देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ना लगे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कहाँ कमी रह गई है, हम उसको आगे चल के इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीरंड इज ए वर्बल क्या कहते हैं, वर्बल नाउन, अर्थात जो क्रिया नाउन संज्ञा की तरह कार्य करे उसे जीरंड कहते हैं। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से तथा उसका हिंदी अर्थ ना निकलने से जीरंड बनता है। जीरंड प्रायः कर्ता के स्थान पर अकेले आता है और वह सब्जेक्ट कहलाता है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, यानी धूम्रपान करना हानिकारक है। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर द हेल्थ। प्रातःकाल टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज यानी शब्द समूह। जिस प्रकार एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन विशेषता बतलाता है, उसी प्रकार एडजेक्टिव फ्रेज कई शब्दों को मिलाकर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। यह शब्द समूह में रहता है। जैसे कि अ ब्लैक काऊ इन द फील्ड इज ग्रेजिंग द ग्रास। एक काली गाय मैदान में घास चर रही है। प्रेडिकेट विधेय वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सेंटेंस में प्रेडिकेट भाग सब्जेक्ट के बाद वर्ब से आरंभ होता है। प्रेडिकेट के निम्नलिखित 3 उपभाग होते हैं। पहला आता है वर्ब, क्रिया। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और तीसरा होता है कंप्लीमेंट यानी पूरक। तो पहला है वर्ब। चलिए वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब क्या है? इसके अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं आती हैं। पहला आता है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। इसी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं, जिसको मुख्य क्रिया कहा जाता है। अगर आपको कहीं समझ में ना आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी समस्याओं को लेंगे, उस पर एक डिटेल वीडियो दे देंगे बारी बारी से। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जो क्रिया वाक्य के अर्थ को पूरा करने में मुख्य क्रिया का सहयोग करती है उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड आदि क्रियाएं ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। नोट: उपर्युक्त ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर आदि, वाज, वर, हैज, हैव, हैड सहायक क्रियाएं जब वाक्य में अकेली आकर अर्थात उनके साथ कोई मुख्य क्रिया न आई रहे, वह क्रिया सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट भाग को जोड़े, उस क्रिया को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसके बारे में हम आपको एकदम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे किस तरह से कहाँ कौन चीज़ होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसका मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा वाइट बोर्ड पर, तो बने रहिएगा। और उसमें सारी क्लासेस जो भी होंगे मैं लाइव देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप रियल टाइम में भी सीख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश इज़ माई फास्ट फ्रेंड, यानी रमेश मेरा घनिष्ठ मित्र है। उपर्युक्त उदाहरण में इज बिना मुख्य क्रिया के ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भाग को जोड़ रही है। इज बराबर लिंकिंग वर्ब है। दूसरा है फाइनाइट वर्ब या
मेन वर्ब। वाक्य में जिस शब्द से कार्य करने का बोध होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हिंदी वाक्य में सहायक क्रिया से पहले मुख्य क्रिया आती है, किंतु अंग्रेजी अनुवाद करते समय मुख्य क्रिया से पहले सहायक क्रिया आती है। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो इसी बात को दर्शाता है। देखिए उदाहरण में भी गोइंग फाइनाइट वर्ब है और एम ऑक्सिलरी वर्ब है। तो चलिए बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का स्थान प्रेडिकेट भाग में वर्ब के बाद होता है। इसकी पहचान करने के लिए क्रिया में क्या किसे किसको लगाकर की जाती है। माई फ्रेंड बॉट मी अ बुक, मेरा मित्र मेरे लिए एक किताब खरीदा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और चैनल पे अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे फॉलो कीजिए। हम जल्द ही नए नए टॉपिक्स पर और भी वीडियोस देंगे और आपको जितनी भी स्टडी में है आपकी हम हेल्प करेंगे, जितना हो सकेगा हम करते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो माई फ्रेंड बॉट मी अ बुक, मेरा मित्र मेरे लिए एक किताब खरीदा। उपर्युक्त उदाहरण में रेखांकित भाग मी तथा बुक ऑब्जेक्ट में दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कार्य, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कार्य। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट का संबंध सीधे क्रिया से होता है तो वहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसकी पहचान करने के लिए क्रिया शब्द में क्या शब्द लगाकर दिया जाता है। एग्जाम्पल, माई फादर सिंग्स अ सॉन्ग फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए एक गीत गाते हैं। यहाँ तक हो गया। चलिए बढ़ते हैं। तो दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ जहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो सही है, नेम फ्लैश चला लेते हैं। अब दिख रहा है होगा। तो देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट का संबंध सीधे क्रिया से न होकर बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसकी पहचान करने के लिए वाक्य की मुख्य क्रिया में किसे या किसको लगा कर की जाती है। यहाँ पे आपको लिविंग थिंग के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी जो सजीव है उसके लिए इनडायरेक्ट, जो निर्जीव है उसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो उपरोक्त उदाहरण में यू जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो देख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और जैसे ही पीडीएफ बन जाएगी वहाँ पे अपलोड की जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। नोट, जहाँ पर वाक्य में डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ आ जाएं तो वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में सबसे पहले या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के बाद में रखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, माई टीचर टीच मी इंग्लिश, मेरे गुरुजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उपरोक्त उदाहरण में मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नोट 2, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में पहले तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। बाद में रखने के लिए उसे टू या फॉर नामक प्रीपोजिशन को लगाकर को भाषा के अनुसार रख देते हैं। यहाँ पे देखिए को भाषा के अनुसार रख देते हैं, जहाँ पर टू का अर्थ काके की तथा फॉर का अर्थ है के लिए निकलता है। प्रीपोजिशन के बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे ही वीडियोज़ में, तो चिंता ना करें, हम आपको सारी चीज़ें जानकारी में आपको देंगे। हर एक टॉपिक के बारे में जितना भी है वीडियो बना के देंगे आपको यूट्यूब पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अ क्लेवर बॉय ऑफ माई क्लास इज गिविंग अ बुक टू मी, एक चालाक लड़का मेरे कक्षा का मुझे एक किताब दे रहा है। उपरोक्त उदाहरण में बुक बराबर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा मी बराबर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ दोनों ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है नाउन कंप्लीमेंट, यानी संज्ञा पूरक। जब नाउन यानी संज्ञा
शब्द के द्वारा प्रेडिकेट भाग की पूर्ति की जाती है तो वहाँ पर नाउन कम्प्लीमेंट होता है। मैं जानता हूँ कि आप पहली बार अगर सीख रहे हैं तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहने से आपको भी इंग्लिश की जितनी भी बेसिक जानकारी है आपको हो जाएगी, जिससे कि आपको हर एक सब्जेक्ट यानी ग्रामर का एक एक जो शब्द है उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ग्रामर के क्या रूल होते हैं, कहाँ कौन चीज़ लगती है। इससे आपको सेंटेंस बनाने में भी आसानी होगी और आपका जो रिटिन ग्रामर है आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। और जो स्पीकिंग है वो स्पीकिंग का अलग ही मेथड होता है, उसके बारे में हम किसी नेक्स्ट लाइव सेक्शन में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो माई अंकल इज अ टीचर, मेरे चाचा जी एक अध्यापक हैं। उपयुक्त उदाहरण में टीचर नाउन कम्प्लीमेंट होगा। यहाँ तक हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन कम्प्लीमेंट। जहाँ पर प्रेडिकेट भाग की पूर्ति प्रोनाउन शब्द से की जाए तो वहाँ पर प्रोनाउन कम्प्लीमेंट होगा। जैसे इट इज़ आई, यह मैं ही हूँ या मैं नहीं। उपयुक्त उदाहरण में आई प्रोनाउन कम्प्लीमेंट होगा। आई प्रोनाउन है, आपको भी पता है। तो मैं आज इसकी एंडिंग यहाँ स्पेस से कर दूंगा इसकी, जैसे कि आपको भी आसानी हो। तो इतनी चीज़ के आप होमवर्क यानी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वीडियो को बार बार देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आता रहे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट है। जब एडजेक्टिव के द्वारा प्रेडिकेट भाग की पूर्ति की जाए तो वहाँ पर एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल, मिंटू इज़ द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, मिंटू मेरी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। उपयुक्त उदाहरण में बेस्ट एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा। एडवर्ब कम्प्लीमेंट, जहाँ एडवर्ब शब्द के बाद द्वारा प्रेडिकेट भाग की पूर्ति की जाती है तो वहाँ पर एडवर्ब कम्प्लीमेंट होगा, यानी होता है। जैसे राम इज़ देयर, राम वहाँ है। उपयुक्त उदाहरण में देयर वर्ब कम्प्लीमेंट यानी एडवर्ब कम्प्लीमेंट होगा। क्या है, इंफिनिटिव कम्प्लीमेंट, यानी वो क्रिया के अलावा आई हुई दूसरी क्रिया नॉन फाइनाइट वर्ब इंफिनिटिव के रूप में प्रेडिकेट में आती है, जिसे इंफिनिटिव कम्प्लीमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल, वी कम टू रीड इंग्लिश हियर, हम लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आते हैं। उपयुक्त उदाहरण में टू रीड इंफिनिटिव कम्प्लीमेंट है। जिरंड कम्प्लीमेंट, इसी प्रकार जिरंड का भी प्रयोग वाक्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, प्रेडिकेट भाग में कर दिया जाता है तो वहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब जिरंड कम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि ही इज़ इंजॉइंग स्विमिंग, वह तैरने का आनंद ले रहा है। उपयुक्त उदाहरण में स्विमिंग जिरंड कम्प्लीमेंट होगा। तो नोट, आप नोट्स बनाते नोट करते जाइएगा। इसी प्रकार कभी कभी प्रेडिकेट भाग में नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल प्रयोग कर दिया जाता है। ध्यान यह है कि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाने से पास्ट पार्टिसिपल और हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। एग्जाम्पल पहला है आपका, माई सिस्टर स्लेप्ट रीडिंग, मेरी बहन पढ़ते पढ़ते सो गई। दूसरा है, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपनी खोई हुई पेन या कलम पाई। इसी प्रकार उपयुक्त उदाहरण में प्रेडिकेट कम्प्लीमेंट होगा जो क्रमशः प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आया है। आज का लाइव यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट में, वहाँ पे हम आपको और भी आगे जानकारी देंगे। इसका फर्स्ट पार्ट का जो लाइव है मैं आपसे जानना चाहूँगा कब देना चाहिए। वैसे इसका फर्स्ट पार्ट का जो है वीडियो मैंने यूट्यूब पर दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और जल्दी से जल्द आप यूट्यूब पर भी लाइव का ऑप्शन दिलाने में कोशिश कीजिए जिससे कि यूट्यूब पर ही लाइव हो सके। तो बस आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कहीं कमी हो, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। वीडियो वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी मैंने बताया है कि आपको अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको लिंक होना है। टेलीग्राम भी है, आप टेलीग्राम पे भी जाके स्टडी दोस्त लाइव लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बस यहीं तक है, तो चलते हैं चलते हैं किसी और वीडियो को तैयार करने। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।